अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आपको प्रीवियस लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी और हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड किए थे, जो भी हमने पॉइंट्स वगैरह क्लियर किए थे, वो आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। हम लोगों ने उसमें हिस्ट्री पढ़ी थी, हम लोगों ने ये देखा था कि नंबर्स कैसे ईजाद हुए थे, उन्हें कैसे जनरेट किया गया था, उन्हें कैसे नेचुरल में, होल में, इन सब चीज़ों में जो है ना जनरेट किया गया था। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, हमने बाइनरीज नंबर्स पढ़े थे, फिर हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। और आज जो हमारा मेन टॉपिक है, हमने ये देखना था बाइनरी नंबर्स को रियल लाइफ में कैसे यूज़ किया जाता है। उसके बाद मुझसे पर्सनली कुछ क्वेश्चंस किए गए थे लेक्चर के अकॉर्डिंग, तो मैं उनके बारे में आपको डिटेल प्रोवाइड करने की हूँ। मुझसे फर्स्ट क्वेश्चन ये किया गया था कि हम नेचुरल नंबर को 1 से क्यों स्टार्ट करते हैं, और सेकंड क्वेश्चन ये था कि हम होल नंबर को 0 से क्यों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो मैं आप सुनो सबसे एक सवाल करूँगी कि आप सबने रिसर्च करनी है कि नेचुरल नंबर को रोल नंबर काउंटेबल क्यों कहा जाता है। क्योंकि नेचुरल नंबर तो अनगिनत है, लाइक उनकी कोई गिनती ही नहीं है, तो उसे काउंटेबल क्यों कहा जाता है। ठीक है, और आप सबने मुझे इसका कमेंट में आंसर ज़रूर देना है। मैं आपके आंसर का बेताबी से इंतज़ार करूँगी और आप लोगों ने इसका जवाब ज़रूर देना है, क्योंकि अब आप लोग बहुत बड़ी क्लास में आ चुके हैं। आपके लिए ये रिसर्च बहुत फ़ायदा मंद होगी, खासतौर पे जो लोग इंजीनियर में जाएंगे, जो लोग मैथ में जाएंगे या किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे, क्योंकि आगे आपको हर डिपार्टमेंट में मैथ करना पड़ेगा। तो आपसे कोई भी टीचर या कोई भी प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी में कोई भी स्टूडेंट आपसे ये सवाल कर सकता है। तो आपको इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। आपके पास गूगल है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। आप कमेंट से मुझे इसका आंसर ज़रूर देंगे और मुझे ज़रूर बताएंगे कि नेचुरल नंबर को काउंटेबल क्यों कहा जाता है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कि होल नंबर और नेचुरल नंबर जो हैं, होल नंबर 0 से और नेचुरल नंबर 1 से क्यों स्टार्ट होते हैं। अब नेचुरल नंबर जो हमारे पास होते हैं ना, उसके जितने भी सबसेट्स होते हैं, जितने भी सबसेट्स आ जाते हैं, वो रियल नंबर से निकलते हैं। ठीक है, और वो नेगेटिव रियल नंबर से नहीं निकलते। किससे निकलते हैं? पॉजिटिव रियल नंबर। क्योंकि आपने देखा कि हमारे पास जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, वो सारे के सारे 1 2 3 2 पॉजिटिव होते हैं, कोई भी नेगेटिव नहीं होता। तो जो हमारे पास ज़ीरो होता है ना, वो हमारे पास नेगेटिव जो होता है ना, वो नंबर होता है, यानी कि नेगेटिव इंटीजर होता है। ये चीज़ आप लोगों के लिए नई चीज़ है कि हमारे पास जीरो जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स में शामिल नहीं होता, वो नेगेटिव इंटीजर्स में शामिल होता है। और इसके अलावा आप लोगों ने अक्सर एक लाइन बार में पढ़ा होगा कि यहाँ पे मिड पे ज़ीरो होता है, इधर नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और इधर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो है ना, ज़ीरो जो होता है वो दोनों तरफ भी काउंटेबल किया जा सकता है और हो जाता है। लेकिन होल नंबर 0 से क्यों स्टार्ट होता है? अब आप लोगों ने होल नंबर को पढ़ा होगा कि होल नंबर्स के पॉइंट्स एंड डेसिमल्स में होते हैं और ना ही फ्रैक्शंस की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और ज़ीरो भी हमारे पास ना फ्रैक्शन में आता है ना ही डेसिमल में आता है, इसलिए वो होल नंबर में एंटर होता है। ठीक है, अब नेचुरल नंबर में आप डिफरेंट तरह की वैल्यूज ऐड कर सकते हो, क्योंकि आप देखो अब 1 और 2 के दरमियान कितने पॉइंट्स में वैल्यूज आ रही होती हैं। ठीक है, और वो जो पॉइंट्स वैल्यू वो डेसिमल्स वैल्यूज होती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर उन डेसिमल्स वैल्यू को चेंज किया जाए तो वो फ्रैक्शन वैल्यूज में चेंज हो जाती हैं। तो ये सारा कुछ जो ये नेचुरल नंबर में ऐड हो जाता है। लेकिन जो आ जाता है ना होल नंबर में चीज़ें ऐड नहीं होती, ना वो फ्रैक्शंस में होते हैं ना ही वो डेसिमल्स में होते हैं, और जीरो भी हमारे पास ना फ्रैक्शन में होता है ना ही डेसिमल में होता है। तो ये था आज आप लोगों का एक छोटा सा नॉलेज टॉपिक। ठीक है, क्योंकि स्टडी के साथ साथ थोड़ी थोड़ी नॉलेज प्रोवाइड करना भी हर किसी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि आपका दिन अच्छा गुजरता है, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने एक और रिसर्च करनी है। आप लोगों ने ये देखना है कि होल नंबर को होल नंबर क्यों कहा जाता है। ठीक है, होल का मीनिंग क्या है, होल नंबर्स क्या सोच के इजाद किया गया था और उसके पीछे क्या था। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बारे में डिटेल से भी पढ़ेंगे। लेकिन आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा, और जिसका कमेंट मुझे अच्छा लगेगा नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह उसके कमेंट को मैं टैग भी करूँगी और साथ साथ मैं बताऊँगी भी कि इसकी डिटेल क्या थी। क्योंकि देखें, हर कोई सीखने आता है और जो सिखाने वाला होता है वो भी आपके साथ सीख रहा होता है। ठीक है, क्योंकि मैं इतनी कोई मैथ मास्टर नहीं हूँ, ना ही मैंने मैथ ईजाद किया है। मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट रही हूँ, स्टूडेंट से फिर मैं इस प्लेटफॉर्म तक पहुँची हूँ। कल को आप भी इस जगह पे होंगे, आप भी किसी ना किसी को सिखा रहे होंगे। और आपको एक और बात बताऊं, जो शार्प माइंडेड होते हैं ना, उनके माइंड में इस तरह के सवाल बहुत जल्दी आते हैं। क्योंकि मैंने कल आपको होल नंबर, नेचुरल नंबर के बारे में बताया, तो मैंने आपको इनकी डिटेल नहीं बताई थी, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या था, नंबर सिस्टम में था, और नंबर सिस्टम में इनकी डिटेल्स तो आनी चाहिए थी, और मैंने आपको इनकी डिटेल्स नहीं बताई, जिसकी वजह से जो है मुझसे ये क्वेश्चंस किए गए। ठीक है, अभी मैंने कमेंट्स चेक नहीं किए, और इंशाल्लाह जब मैं कमेंट्स देखूंगी तो आई होप सो कि वहाँ पे भी बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल किए होंगे। बाकी
जो अच्छा होता है वो तो होना ही है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि अपने आप को एक्टिव रखें अपनी बुक में। अब जिस तरह यहाँ पे वर्डिंग आ रही है ना, ये देखें, इजिप्शियन हिस्ट्री थी इधर कहीं, ये देखिए। अब ये इजिप्शियंस कौन थे, कैसे हुआ, इन्हें काउंटिंग के बारे में कैसे पता चला, आप इसकी हिस्ट्री पढ़ें, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, आपको जो बुक होती है ना, आप बुक में वो सारी डिटेल प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो बुक में सारी डिटेल प्रोवाइड कर देंगे ना, फिर जो बच्चे होते हैं ना वो डर जाते हैं कि हम इतना सारा कैसे तैयार करेंगे। मैं एक बात बताऊँ, रट्टा लगाना बहुत आसान होता है। मैं भी आपको एक दफ़ा रीड करके आपको समझा के कुछ भी बोल के चली जाऊंगी। ठीक है, बात सारी होती है चीज़ को समझ के पढ़ना। मैं आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिफरेंट बुक्स से डिफरेंट डाटा ला के दूंगी, तो आपका भी इंटरेस्ट बिल्ट होगा कि ये कुछ काम की चीज़ें हैं। अगर मैं आपको कहूँगी ना ये इधर से लेके इधर तक कर रहा हूँ, तो आप में से बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ से भागू हो जाएंगे कि हम लोग तो यहाँ पे सीखने आ रहे थे, यहाँ पे तो वही कॉलेज वाला, वही स्कूल वाला, वही रिवाज है कि इधर से इतना कर लो तो आपका पेपर हो जाएगा, ये कर लो वो हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को इतना ही कहूँगी कि आप लोग यहाँ पे सीखने आए हो तो बहुत अच्छा कुछ सीख के जाओगे। तो हम लोग आ जाते हैं कि नंबर सिस्टम्स की रियल लाइफ में क्या यूजेस आ जाते हैं। उसके अलावा हम लोग ये देखेंगे, आपको नंबर सिस्टम का तो पता है रियल लाइफ में क्या यूजिंग है, हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। लाइक हमें, हमारे पास एक चीज़ की कलेक्शन पड़ी हुई है, हमें उसे काउंट करना है, तो हम उसके लिए नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा लाइक आपके पास सेम कलर्स के डिफरेंट हिजाब हैं, आपको नहीं पता वो कितने हैं, तो जब आप उसकी काउंटिंग कर रहे हैं तो आप नंबर सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह डिफरेंट यूजेस आ जाते हैं नंबर सिस्टम्स के। उसके बाद आ जाता है बाइनरी नंबर, उसके यूजेस मैं आपको थोड़ी देर तक बताती हूँ, लेकिन उसके पहले आ जाता है नेचुरल और होल नंबर। अब जो नेचुरल नंबर्स है ना वो इसलिए जादू हुए क्योंकि हमारे पास एक सेट बन गया, हमारे पास एक काउंटिंग सेट जो था ना वो 0 से 9 तक था। ठीक है, उससे आगे जो काउंटिंग थी वो हम लोगों ने जनरेट की थी, लेकिन हमारे जो रियल सेट जो जनरेट हुए थे वो 0 से 9 तक थे। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। तो हुआ कुछ यूँ है कि मतलब जब नेचुरल नंबर्स बने ना, तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स थे। यहाँ पे उन्होंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर कैसे बने थे, कि हमारे पास एक इक्वेशन जनरेट हुई थी जिससे हमारे पास नेचुरल नंबर्स बने थे। ठीक है, जब उस इक्वेशन को जनरेट किया गया, लाइक अगर आपके पास एक्स जो है वो 0 था, फिर आपके पास 1 हो गया, जब एक्स की जगह पे आपने 1 लिखा, फिर आपके पास 2 हो गया, फिर 3 4 5 6, 0 तो खत्म हो गया क्योंकि 0 की जगह पे 1 आ गया था। 1 2 3 4 5 6 सो ऑन जो है वो फिर अनकाउंटेबल नेचुरल नंबर्स बन गए। लेकिन नेचुरल नंबर्स को जो है वो काउंटेबल कहा जाता है। क्यों काउंटेबल कहा जाता है, ये चीज़ आप पे डिपेंड करती है कि आप लोगों को ये चीज़ रिसर्च करनी है किसे क्यों काउंटेबल कहा जाता है। इसके बहुत सी एग्जांपल आ जाती हैं। लाइक कुछ लोग कहते हैं कि ना जो रेत होती है, रेत के ज़र्रात होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, यानी कि वो फाइनाइट होते हैं, उन्हें गिना जा सकता है। तो अब आप बताएं, रेत के ज़र्रात इंसानी आँख नहीं देख सकती तो वह कैसे गिने जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी कुदरत का निज़ाम है। अब देखें आप कि इंसान की सोच कितनी कितनी तेज़ है कि उसने एक रेत के ज़र्रात को भी काउंटेबल कर दिया कि ये भी गिना जा सकता है। कि मतलब अगर एक इंसान रेत का ज़र्रात भी गिनना शुरू करे एक एक करके, तो रेत भी ख़त्म हो जाएगी और वो उसे भी गिन लेगा। ठीक है, लेकिन बात सारी ये आ जाती है कि हो डैट पॉसिबल। आप इस चीज़ पे, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको ये नहीं कहती कि आप सारी बुक्स छोड़ के जस्ट मैथ की तरफ ही लग जाएं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जो लोग रिसर्च करते हैं वो दुनिया के बहुत अच्छी नॉलेज हासिल कर लेते हैं। आप लोग पढ़ाई से भागू नहीं होंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। आप लोग रिसर्च करें, आप लोग नए से नई चीज़ सीखेंगे, और इंशाल्लाह मेरी भी कोशिश ये है, चाहे मैं आपको थोड़ी नॉलेज दूँ, लेकिन हमारी नॉलेज रिसर्च वर्क पे भी ज़्यादा होगी, क्योंकि आप लोग पीछे 10th तक बहुत सी चीज़ें सीख के आए हुए हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारा कुछ। अब इनकी हिस्ट्री के बारे में भी हम जानेंगे, हम साथ साथ अपने लेक्चर को भी कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज़ से डरना नहीं है कि अब हमारी पढ़ाई गई, अब हम लोग सिर्फ रिसर्च पे लग जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। मैं साथ साथ आपको समझाऊंगी भी, साथ साथ हमारा लेक्चर भी चलेगा, बीच में हमारी मोटिवेशन भी चलेगी और बीच में हमारा सारा कुछ रहेगा। तो उसमें आप लोगों ने इस चीज़ को लेके नहीं होना कि पता नहीं अब क्या बनेगा। ठीक है, तो हम लोग जो हैं, हम लोग अपना लेक्चर जो है हम लोग कर चुके थे इक्वालिटी तक।
नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ पर था, ठीक है। और मैंने कल आप लोगों से उस दिन प्रॉमिस भी किया था कि आप लोगों को इसके साथ साथ मैं इनके रियली लाइफ यूजेस भी बताऊंगी। तो मैं प्रॉपर्टी यूजेस तो सबके डिफाइन नहीं कर सकती, बट मैं आपको इतना ज़रूर बताऊंगी कि इनमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम इन्हें रियल लाइफ में इजीली यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो थोड़ा सा डीप लेक्चर होगा, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करना पड़ना है। तो जहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा बार बार रिपीट भी करूँगी, और अगर किसी को समझ नहीं आएगी तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये होगी कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज़ को एक दफ़ा रिवीजन वाइज भी कर लें, ठीक है। क्योंकि इसमें प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होनी है, ठीक है। और जो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई वाला काम होता है ना, वो अक्सर जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, अक्सर समझ नहीं आती, अक्सर सर से चीज़ें गुजर जाती हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती हैं और बहुत कुछ समझ नहीं आता। तो हम उसे ब्रीफली समझेंगे, उसके कुछ यूजेस देखेंगे, उसके कुछ इजी टिप्स देखेंगे, उसके कुछ इजी मेथड्स देखेंगे, और वो सारा कुछ यूज़ करके हम लोग करेंगे। मैं आपको डिफरेंट मेथड्स तो नहीं बताऊंगी, मैं आपको वही मेथड्स बताऊंगी जो आपकी बुक में है, जो आपको करवाया जा रहा है, क्योंकि टीचर्स आपको वही करवाएंगे। और फिर कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं वो कहते हैं जो मैंने करवाया है वही करना है, इसके अलावा किसी और का काम नहीं करना, तो फिर वो फिर काम ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको वही करवाऊंगी जो आपकी बुक में है। बुक से हट के आपको कुछ नहीं करवाने वाली, ना मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। हम वही सब कुछ करेंगे और वही पढ़ेंगे और वही सारा डाटा हम लोग रीड करेंगे, तो वो सब कुछ तो होता रहेगा। तो मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि हमारी जो प्रॉपर्टीज़ आई हैं सारी किस में आ रही हैं, बाइनरी ऑपरेशन में आ रही हैं, ठीक है। किस में? बाइनरी ऑपरेशन में। और हमने बाइनरी ऑपरेशन बताया था कि बाइनरी ऑपरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में मेमोराइज रखनी है। अब हम लोग देखते हैं कि बाइनरी ऑपरेशंस के रियल लाइफ यूजेस क्या होते हैं। हम रियल लाइफ में बाइनरी ऑपरेशंस को कैसे यूज़ करते हैं, डाटा को प्रोसेस करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। अब देखिए, आप प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, और उसके इन्वर्स को, और उस सारा आइडेंटिटी को, और फिर उससे प्रोसेस करके फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रोसेस करके फिर आप किसी नतीजे पे निकलते हैं, ठीक है। फिर आपके पास कोई ना कोई वो बनता है कि ये मल्टीप्लाइकेटिव ला है, ये एडिशन ला है, ये कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा है। इसी तरह आप डाटा को एनालाइज करते हैं। पहले डाटा जो है वो सेव होता है, ठीक है, उसके बाद वो चेक होता है, फिर चेक होने के बाद एनालाइज होता है, फिर एनालाइज होने के बाद फिर उसके टेस्ट होते हैं, फिर उसके टेस्ट होने के बाद फिर बाद में डाटा को दोबारा से एनालाइज किया जाता है, उसके अंदर जो मिस्टेक्स होती हैं उन्हें दोबारा से रीन्यू चेक किया जाता है, फिर जाके वो जो डाटा है उसे सक्सेस किया जाता है, ठीक है। इस तरह आप एग्जांपल देख लें। अगर हम वैसे बाइनरी के यूज़ देखें तो हमारे पास स्विच बोर्ड हो जाता है, हम स्विच को ऑन ऑफ करते हैं, ठीक है, हम एक वर्क अंजाम दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरह जो मैथ में आ जाते हैं ना बाइनरी ऑपरेशन, उसमें हमारे पास नेचुरल नंबर की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आ जाती है, ठीक है। क्योंकि हम डाटा को एनालाइज इसी तरह कर रहे होते हैं कि मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, ऐड कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, ऐड कर रहे होते हैं। उसके अलावा तो हमारे पास एनालाइजेशन का कोई मेथड ही नहीं है, या बाय अंडर मल्टीप्लिकेशन है या बाय अंडर एडिशन है। तो बाइनरी ऑपरेशन इसलिए यूज़ होता है कि हम डाटा को चेक करने के लिए प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करते हैं, फिर प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद हम इसे नतीजे पे निकलते हैं कि हमारे पास डाटा जो है ये पॉजिटिव ला का है, ये मल्टीप्लिकेटिव ला का है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव ला का है, ये आइडेंटिटी ला का है, ये इनइक्वालिटी ला का है, ये किस ला का है। इस सारी चीज़ों में हम प्रोसेस को एनालाइज करके उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके और वो सारा कुछ करके फिर हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं, और फिर देन हमें पता चलता है कि हमारे पास क्या है। इस तरह आप किसी भी दफ्तर में काम कर रहे हो, आपको उसके इतनी एक फ़ाइल होती है, उसका इतना सारा प्रोसेस होता है, पता नहीं वो फ़ाइल कहाँ 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 सिस्टम हो गए, फिर जाके वो जो है वो प्रूव होती है। इसी तरह अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, पहले आपकी वो सीवी लेते हैं, ठीक है, फिर बाद में वो इंटरव्यू पे बुलाते हैं, फिर आपका इंटरव्यू टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू टेस्ट के बाद 1000 लोग वो टेस्ट देने आते हैं, फिर टेस्ट के बाद कुछ लोग सिलेक्ट होते हैं, फिर उनका दोबारा से टेस्ट होता है, ठीक है। फिर कुछ लोग बाया वर्किंग रखे जाते हैं कि इन्हें इनका वर्क देखा जाए, फिर उनकी वर्किंग देख के, उनका प्रोसेस देख के फिर बाद में उनमें से एक मेहनती बंदे को सिलेक्ट किया जाता है। तो ये भी एक प्रोसेस आ जाता है, ये भी रियल लाइफ में एक बाइनरी ऑपरेशन आ जाता है, एक प्रोसेस प्रूव किया जा रहा है, एक पूरी
जो है वो लॉ अप्लाई हो रहा है उस चीज़ पे, ठीक है, एक पूरी एक प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है उस पर कि किस तरह करना है, ठीक है। और वो सारा काम हो के देन ही सिलेक्शन होती है, वरना फिर वो आपको कॉन्ट्रैक्ट पे भी कहते हैं आपको 6 मंथ की सैलरी नहीं मिलेगी, अगर आपको चाहिए आपको हाफ मिलेगी, अभी आपको इतनी नहीं मिलेगी। कुछ लोग कहते हैं आप साल तक ऐसे ही काम करेंगे, आपको साल बाद सैलरी मिलेगी, आपका वर्क देख के आपको बताया जाएगा कि आप इस काबिल हैं कि नहीं काबिल। तो ये सारा कुछ जो होता है ना, ये सारा कुछ जो है ये बाइनरी ऑपरेशन में आ जाता है, क्योंकि हम बाइनरी ऑपरेशन में ही प्रोसेस और एनालिसिस देखते हैं, ठीक है। हम सिस्टम को एनालाइज करना ही बाइनरी ऑपरेशन में सीखते हैं, क्योंकि हमें बाइनरी ऑपरेशन से ही सिखाया जाता है कि हम किस तरह प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके हम एक क्वेश्चन को उसके करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं, अपनी एक रियल पॉइंट ऑफ व्यू तक पहुंच सकते हैं, अपनी एक रियल सोच तक पहुंच सकते हैं, अपनी एक करेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू को देख सकते हैं कि हम इस काम को कैसे अंजाम दें, ठीक है। अब तो हमने बाइनरी ऑपरेशन की तो रियल लाइफ यूजेस देख लिए, हमें पता चल गया कि ये एनालाइज करने के लिए और डाटा प्रोसेस के लिए यूज़ होता है। अब आ जाते हैं रियल नंबर, क्योंकि हमने बाइनरी ऑपरेशन के बाद रियल नंबर का भी पढ़ा था। अब रियल नंबर हमारे पास क्या होता है, हम रियल नंबर का डेली लाइफ में क्या यूज़ करते हैं, हम टाइम पीरियड यूज़ करते हैं टाइम का हिसाब लगाने के लिए, वो भी रियल नंबर्स में आ जाता है। उसके बाद मास, किसी भी चीज़ का मास फाइंड करने के लिए जो है वो भी रियल नंबर के ज़रिए होता है। उसके बाद किसी भी चीज़ की एनर्जी फाइंड करनी है कि कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है, कितनी लॉस हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो सारा कुछ हम रियल नंबर में यूज़ करते हैं। उसके बाद उसकी वेलोसिटी फाइंड करने के लिए कितनी वेलोसिटी यूज़ हो रही है, कितनी वेलोसिटी नहीं यूज़ हो रही, वो सारा कुछ भी रियल नंबर्स के अंदर आ जाता है। और इसके अलावा भी और भी मोर एग्जांपल्स हैं रियल नंबर्स की, क्योंकि अगर मैं इनके डेली यूजेस पे ही लेक्चर देने लग जाऊंगी तो फिर हमारा रियल जो प्लेटफॉर्म है फिर हम उसकी तरफ से कट ऑफ हो जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हमारा जो लेक्चर है वो डिटेल से होगा, तो हम डिटेल से ही लेक्चर ले रहे हैं और हम अपना काम भी जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। तो फिर हम आ जाते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हम लोगों ने यूजेस देख लिए हैं, अब आपने इन यूजेस को अपने माइंड में रखना है, आपको रिमेंबर रहना चाहिए। अब ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये प्रॉपर्टीज़ एज इट इज़ हमारी प्रीवियस प्रॉपर्टीज़ की ही तरह है, लेकिन इन प्रॉपर्टीज़ में जो चेंजिंग डिफरेंस आ गया है ना, वो ये साइन आ गए हैं, जिसकी वजह से बहुत से कन्फ्यूजन होती हैं। अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी है ट्री प्रॉपर्टी। अब इस ट्री प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है कि हमारे पास ए बी जो है ना वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तो हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें यहाँ पे कहा है कि अगर हमारे पास ए जो है वो इक्वल होगा बी के, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आ रही है कि अगर ए इक्वल होगा बी के, तो या तो अगर एक चीज़ ये आ जाए कि ए इक्वल होगा बी के, या ए ग्रेटर देन होगा बी से, या ए लेस देन होगा बी के। लाइक हम पिछली प्रॉपर्टीज में जो पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टीज में जो पढ़ रहे थे ना कि अगर हमारे पास जो एक सेट आ रहा है, ये देखें ए प्लस बी एलिमेंट आ रहा है आर के, फिर ए मल्टीप्लाई बी एलिमेंट आ रहा है आर के, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था ए इक्वल आ रहा है ए के, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कह दिया है कि हमारे पास जो है ना दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, जो कि रियल नंबर से हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि या तो ए इक्वल होगा बी के, या ए ग्रेटर देन होगा बी से, या ए लेस देन होगा बी से। ये तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर जाएंगी तो ट्री प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। अगर ये तीनों सेटिस्फाई नहीं करेंगी तो फिर हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी ही खत्म, तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी है ही नहीं है। सेकंड आ जाता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में जो होता है ना हमारे पास, सिंपली मैं बताती हूँ, हमारे पास 3 सेट्स होते हैं, रियल नंबर से हम लेते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास ये होता है कि हमारे पास फर्स्ट में ये आ जाता है ए जो होता है वो ग्रेटर देन बी होना चाहिए, एंड और बी जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए सी के। तो देन जो हमारे पास होता है ना ए, वो ग्रेटर देन होता है सी के। अब देखो, जब ए ग्रेटर देन होगा बी से, बी ग्रेटर देन होगा सी से, तो ऑब्वियसली ए जो है वो ग्रेटर देन होगा बी से, क्योंकि अब बी जो है आप इस तरह लिखोगे ना, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। जब ये इससे ग्रेटर देन है बी से, तो ऑब्वियसली ये सी से भी ग्रेटर देन होगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग ये कहते हैं कि ए लेस देन है बी से एंड बी लेस देन है सी से, तो ऑब्वियसली ए लेस देन होगा सी के, क्योंकि इसे हम लिख लें ए लेस देन बी लेस देन सी, तो फिर हमारे पास ए लेस देन आ रहा है सी के,
ये दो प्रॉपर्टीज़ आपको समझ आ गई हैं। उसके बाद आ जाता है एडिटिव प्रॉपर्टी। हमने फर्स्ट दो प्रॉपर्टीज़ में ये पढ़ा, हमारी जो ट्री प्रॉपर्टी थी उसमें हमने दो सेट्स लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने ये कहा कि या तो ए इक्वल होना चाहिए बी के, या ग्रेटर देन बी होना चाहिए, ए लेस देन बी होना चाहिए। उसके बाद ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी थी ए बी सी, हमने तीन पार्ट्स लिए। उसमें हमने कहा कि अगर ए ग्रेटर देन है बी के तो हमारे पास बी ग्रेटर देन होना चाहिए सी के, और अगर ये दोनों ग्रेटर देन है तो फिर हमारे पास ए और ए ग्रेटर देन होना चाहिए सी के। उसके बाद हमने कहा कि अगर हमारे पास ए लेस देन है बी के और फिर हमारे पास बी लेस देन है सी के, तो हमारे पास जो ए है वो लेस देन होना चाहिए सी के, और अगर ये लेस देन नहीं होता तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास सेटिस्फाई नहीं होगी। या लेस देन होना चाहिए या ग्रेटर देन होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर इक्वल आएगा तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। उसके बाद आता है एडिटिव प्रॉपर्टी। अब एडिटिव प्रॉपर्टी में सिस्टम तो सारा वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा जो है ना वो काम चेंज हो जाएगा। ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी। हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं तीन सेट्स। ठीक है, उससे कह लेते हैं हमारे पास ये है रियल नंबर से। हमने इन्हें रियल नंबर से कह दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि अगर मेरे पास है ए ग्रेटर देन बी के और बी ग्रेटर देन है सी के, तो देन मेरे पास आना चाहिए ए प्लस बी ग्रेटर देन बी प्लस सी के। इसी तरह सेकंड में अगर मैं कह देती हूँ कि मेरे पास है ए लेस देन बी के, अभी आप ये ना करो, अभी आप बस ये कह दो कि अगर आपके पास ए ग्रेटर देन बी है तो आपके पास ए प्लस बी ग्रेटर देन होना चाहिए बी प्लस सी, लेकिन अगर लेस देन है तो फिर आपके पास ए प्लस सी लेस देन होना चाहिए बी प्लस सी से। ठीक है, इसके बाद जो है ना थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है कि अगर आपके पास ए ग्रेटर देन है बी के एंड सी जो है वो ग्रेटर देन है डी के, देन आपके पास आ जाएगा ए प्लस सी ग्रेटर देन आना चाहिए बी प्लस डी के। इस तरह फोर प्रॉपर्टी आ जाती है। अब यही चीज़ लेस देन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फिर ए प्लस सी लेस देन होना चाहिए बी प्लस डी के। अब ये चार प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होंगी तो देन ये एडिटिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, फर्स्ट क्या है कि अगर हमारे पास ए जो है ना वो ग्रेटर देन बी होगा, तो फिर जो हमारे पास सी है ना, अब इमेजिन कर लो मेरे पास ये है प्रॉपर्टी बी प्लस सी, ए मेरे पास 3 है जो कि ग्रेटर देन है 2 से। ठीक है, और सी में कोई भी जो है ना वो 1 ले लेती हूँ। ठीक है, अब मैं जब यहाँ पे 3+1 2+1 ये 4 ग्रेटर देन आ रहा है 3 से, तो ये प्रॉपर्टी क्या हो गई सेटिस्फाई, फर्स्ट सेटिस्फाई हो गई। अब सेकंड आ जाते हैं, ए लेस देन है बी के, यानी कि यहाँ पे मैं क्या करूँगी ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी के। अब यहाँ पे आ जाएगा 2+1 3+1, तो मेरे पास आ जाएगा 3 लेस देन 4। ये हो गई सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज मेरे पास सेटिस्फाई हो गई। अब मेरे पास आ रही हैं ये प्रॉपर्टीज, यानी कि ए ग्रेटर देन चाहिए बी से सी ग्रेटर देन चाहिए, यानी कि मेरे पास आ रहा है ए ग्रेटर देन 2 एंड आ जाए यहाँ पे 4 ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जब करूँगी तो मेरे पास आ रहा है यहाँ पे 3+4 ग्रेटर देन 2+1, तो 7 ग्रेटर देन है 1 से, थर्ड भी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब लेस देन करना है, 2 लेस देन 3 कर लेंगे एंड 1 लेस देन 4 कर लेंगे, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 2+1 लेस देन 3+4, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 लेस देन 7 के। ये प्रॉपर्टी भी मेरे पास सेटिस्फाई हो गई। हम लोगों ने अब ये दोनों इसकी जो है थर्ड 3 प्रॉपर्टीज़ तक हम लोगों ने देख लिया। अब फोर्थ आ जाती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी।
आई होप सो कि थर्ड प्रॉपर्टी तक आप लोगों के सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। फिर भी कोई क्वेश्चन माइंड में आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। उसके बाद आ जाता है फोर्थ प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। उसमें भी हम लोग 3 सेट्स लेंगे, ठीक है। और इसमें उन्होंने हमें एक और चीज़ बता दी है कि हमारे पास जो सी होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी कि वो हमारे पास जीरो नहीं हो सकता, ना ही वो हमारे पास नेगेटिव हो सकता है, वो हमारे पास पॉजिटिव होगा। तो हमें सी को पॉजिटिव लेना होगा और उसके अलावा हमें मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी अप्लाई करके उसे देखना होगा कि हमारे पास वो कैसा आता है। चलें फिर करके देखते हैं और फिर हमें पता चलेगा कि हमारे पास क्या चीज़ आ रही है। लाइक अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ ए बी सी नेचुरल रियल नंबर से, और इधर उन्होंने हमें एक लिमिट भी बता दी है कि सी जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है। अब मैं जब यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी ले रही हूँ ना, तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, ए सी ग्रेटर देन बी सी, ठीक है। और सेकंड अगर मैं लेस देन ले रही हूँ तो फिर मेरे पास आ जाएगा ए सी लेस देन बी सी, ठीक है। ये चीज़ आ गई। यहाँ पे हम लोग किस चीज़ में ले रहे हैं, अगर हमारे पास सी ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है। अभी हमने लेस देन ज़ीरो में भी देखना है, फिर इक्वल टू ज़ीरो में भी देखना है। ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। ये पॉइंट्स आप लोगों से पूछे जा सकते हैं हर प्रॉपर्टी में, हर क्वेश्चन में। वो आप ये आपको ये समझाने के बाद फिर मैं आपको प्रॉपर्टीज़ के जो क्वेश्चन एमसीक्यूज वाइज आएंगे हम उससे एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उसकी क्लैरिफिकेशन करेंगे। हम लोग इसके एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा जो है ना, मैंने आप लोगों को ये चैप्टर इस तरह तैयार करवाने हैं कि आपके एमसीक्यूज भी साथ साथ होते जाएँ और आपकी क्वेश्चनिंग्स भी क्लियर होती जाएँ, ठीक है। क्योंकि जो है ना, लेक्चर्स तो चलते रहते हैं, बातें भी होती रहती हैं, बात सारी होती है, आपको थोड़ा करवाया जाए, आपको समझ आ जाए। ये हमारे पास होगी। अभी हम ये लेस देन में देख रहे हैं, अगर आपसे ये ग्रेटर देन में देख रहे हैं, फिर हम लेस देन में देखेंगे, फिर हम इक्वल टू में देखेंगे, और इन तीनों में आपको डिफरेंस देखना है, आपको समझना है। और फिर आपसे अगर कोई पूछे कि लेस देन प्रॉपर्टी में आप किस तरह अप्लाई करके दिखाओ, आप ग्रेटर देन प्रॉपर्टी अप्लाई करके दिखाओ, थर्ड प्रॉपर्टी जो भी होगी वो अप्लाई करके दिखाएं, वो मैं आपको बताऊंगी कौन सी है। और फिर बाद में आपको पता होगा किस प्रॉपर्टी में किस तरह का मेथड यूज़ होता है। जैसे इस प्रॉपर्टी में ये था कि पहले आप लोगों ने ग्रेटर देन प्रॉपर्टी यूज़ की थी, फिर आपने लेस देन प्रॉपर्टी यूज़ की थी, और आप जब लेस देन यूज़ करेंगे फिर हम कैसी प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करेंगे, और फिर हम किस तरह साइंस को मैनेज करेंगे, और फिर लास्ट वाले को हम किस तरह मैनेज करेंगे। ये चीज़ हो गई। अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाइक अब यहाँ पे फर्स्ट के अंदर मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करने लगी हूँ, मेरे पास वन जो है, टू जो है वो ग्रेटर देन है वन के, ठीक है। तो ए मेरे पास, सी जो है मेरे पास ग्रेटर देन होना चाहिए, तो मैं ले लेती हूँ यहाँ पे वन ग्रेटर देन वन वन, तो ये मेरे पास आ जाएगा टू ग्रेटर देन वन के। इसी तरह मैं लेस देन में ले लेती हूँ वन लेस देन टू के, तो मेरे पास आ जाएगा वन वन लेस देन टू वन, तो ये मेरे पास आ जाएगा वन लेस देन टू। हो गई प्रॉपर्टीज अप्लाइज। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा ए बी सी, एलिमेंट है आर का, तो अगर हमारे पास सी जो है वो लेस देन हो ज़ीरो के, फिर हमारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो किस मेथड में आएंगी, ठीक है। तो वो क्या होगा, हम फर्स्ट साइन हमारा जो होगा वो लेस देन का आ जाएगा, ए सी लेस देन बी सी। अगर ग्रेटर देन यूज़ करेंगे तो फिर आ जाएगा ए सी ग्रेटर देन बी सी। एग्जाम्पल्स यही वाली आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लास्ट प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी मेथड में आ जाता है कि अगर हमारे पास ए बी सी डी ये ऑल एलिमेंट्स जो हैं वो रियल नंबर से बिलोंग करते हो, वेयर ए बी सी डी आर ऑल पॉजिटिव। अब ये देखें यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आप लोगों को उन्होंने ये नहीं बताया था कि आपके पास नेगेटिव नंबर है, आपके पास पॉजिटिव नंबर है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने आपके पास कोई ये लिमिट नहीं लगाई थी, उन्होंने बस ये कहा था ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और ये लेस देन जीरो होना चाहिए, ठीक है। और वो उससे आपको पता चल जाता था कि ये आपके पास पॉजिटिव है या आपके पास नेगेटिव है, या आप यहाँ पे कौन सी वैल्यू, डेसिमल वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता था। लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमारे पास इंस्ट्रक्शंस लगा दिए हैं। क्या इंस्ट्रक्शंस लगा दिए हैं कि हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी ए बी सी डी की, वो सारी की सारी पॉजिटिव आएंगी। पॉजिटिव वैल्यूज़ के अलावा हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन जब किया जाएगा, आपसे कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, आपने ये याद रखना है कि आपने ग्रेटर देन में कौन सी वैल्यू यूज़ की थी, आपने लेस देन में कैसे यूज़ किया था, कौन सी फंक्शंस यूज़ किए थे, और आपने पॉजिटिव वैल्यूज में कौन से फंक्शन यूज़ किए थे। तो पॉजिटिव वैल्यूज में ये वाले फंक्शन आ जाते हैं कि अगर ए ग्रेटर देन है बी के एंड बी सी ग्रेटर देन है डी के, तो देन हम लोगों ने पढ़ा है ए
सी ग्रेटर देन आना चाहिए बी डी के। उसके बाद जब लेस देन आएगा तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आना था, ये लेस देन का साइन आना था बी डी। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारी जो है इनइक्वालिटीज प्रॉपर्टीज जो है ये क्लियर हुई हैं। ठीक है, आपने पिछली 3 प्रॉपर्टीज आपको मेमोराइज हो गई होंगी, आपको उनके एमसीक्यूज मेथड भी मेमोराइज हो गए होंगे, वो डिस्कस मैंने डीपली कर लिए थे। उनके एमसीक्यूज भी कैसे आ सकते हैं, आपको एक प्रॉपर्टी के बारे में पूछा जा सकता है, आपको एमसीक्यूज वाइज पूछा जा सकता है कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कैसी होती है, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी कैसी होती है, उनके कैसे यूज होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में कौन सी आइडेंटिटी और इनवर्स यूज होता है, एडिटिव प्रॉपर्टी में कौन सी आइडेंटिटी और इनवर्स यूज होता है, ये सारा कुछ जो है ये इनके एमसीक्यूज वाइज में आ जाता है।